तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, कि किसी भी कंट्री का, किसी स्टेट का क्या रोल होता है उस स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या लोग बहुत पैसे वाले हो जाएं या लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, क्या इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे? लोगों की सैलरी बढ़ जाए, लोगों की इनकम बढ़ जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन पर ही नहीं डिपेंड करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो रहा है, किसी के बिजनेस कितना बड़ा होता जा रहा है, इतना काफ़ी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताने के लिए। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो रहे हो, बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कर रहे हो आप, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर कैपिटल इनकम बढ़ गई है, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो फिर आपको फाइनेंशियल के साथ में आप हेल्थ वाइज कितने मजबूत हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं आपकी कंट्री में, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी मजबूत है, आपका सोसाइटी सोशल स्टेटस वो कितना स्ट्रांग है सोसाइटी में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कॉलेजेस, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ है, उसमें डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मिलाकर बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ? तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री या एक स्टेट को, गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के लिए, कि वहाँ पर अच्छे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल अवेलेबल हों, है ना, बड़े बड़े कॉलेज जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे, उतनी कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाई कराई जाए, बच्चों को एजुकेटेड बनाया जाए, आईआईटी रिसर्च सेंटर बनाए जाएं, अच्छे रोड्स हों, वाटर पॉल्यूशन फ्री हो कंट्री, है ना, वाटर प्योर हो। तो ये एक काम है, ये गवर्नमेंट का सोचने का काम है, इसे करना है। ठीक है ना। तो रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट का क्या रोल है? प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पैसा, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो सके, एक्सपोर्ट हो सके। ओके, तो प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, इसीलिए स्टेट देखो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड आता है एलआईसी का कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा घर पे ना रखिए, पैसा बाहर निकालो, आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, वो पैसा मार्केट में घूमेगा, लोग बिजनेस करेंगे, है ना। बहुत से लोग हैं पुराने लोग, तिजोरी में पैसा भरा हुआ है, काम ही नहीं आ रहा है किसी के, आपका पैसा बढ़ भी नहीं रहा है, ना लोगों का काम आ रहा है दूसरे के। तो कैपिटल फॉर्मेशन के प्रमोट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, इंडस्ट्रीज के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री डालने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइसेंसिंग कम से कम हो, इंडस्ट्रीज के लिए पावर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ये सारी गवर्नमेंट को देना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना चाहिए। ठीक है। प्रोविजन फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी में जो कल्चर है हमारा उसको सिक्योर करना, सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है, ठीक है ना, उसको मेंटेन रखना, कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बड़ा हो, लोग कैसे प्यार मोहब्बत से रहें, है ना। कास्ट है, कास्ट सिस्टम है, खासकर इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे कास्ट लोगों को लोग छोटी नज़र से देखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई बड़े कदम या बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रमोशन होना चाहिए सोसाइटी में, सबको पूरा राइट मिले, पूरी फ्रीडम मिले। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब लोग स्किलफुल होना चाहिए, लोग ह्यूमन मतलब लोग, पब्लिक स्किलफुल होगी तो कंट्री आगे बढ़ेगी। एजुकेटेड होना चाहिए लोग, हेल्दी होना चाहिए, पब्लिक हेल्दी होना चाहिए, है ना। तो ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल की अच्छे से अच्छा हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि हम
यूरोप में कुछ कंट्रीज देख लो, अमेरिका में देख लो, लोग कितने हेल्दी रहते हैं, 60-70 एज हो रही फिर भी बिल्कुल हेल्दी हैं, है ना? चलते फिरते हैं, खेलते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि लोग एजुकेटेड बने, ऐसा एक इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि लोग स्किलफुल बने, इतनी हाई टेक्नोलॉजी ट्रेंड होना चाहिए लोग कि लोग और नई टेक्नोलॉजी बनाएं अपने कंट्री में, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने। तो ह्यूमन कैपिटल बनना चाहिए, तो इससे कंट्री आगे बढ़ती है। भाई देखो, बाय नेचर अगर कोई भी कंट्री आगे है तो बाय नेचर जो मिल गया उसके बाद आप कितना उस पर कर सकते, तब वो कंट्री आगे उतना बढ़ जाएगी। अब जैसे देखो गल्फ कंट्री में तो बाय नेचर चीजें मिली हुई हैं, ऑयल का या गोल्ड का, वो तो बाय नेचर मिली। अब उस पर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, उस पर हाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, डॉक्टर बड़े बड़े इंजीनियर नहीं निकलेंगे वहां से लोग, तो भाई गोल्ड और पेट्रोल कब तक बेच के अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते, एक दिन में तो खत्म ही हो जाएगा फिर, है ना? तो इसके साथ में अगर आपने टेक्नोलॉजी है आपके पास, अब भाई ऐसे कि गल्फ कंट्री में ऑयल निकालना है तो बाहर की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना पड़ता है, बाहर से मशीनें मंगानी पड़ती हैं, डिपेंड हो जाते हैं बाहर दूसरे अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के ऊपर, है कि नहीं? तो यही बात है ना कि कंट्री आगे कैसे बढ़ रही है। अब जैसे अमेरिका है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज थे उसके पास बाय नेचर, लेकिन वहां पे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, हाई टेक्नोलॉजी से वो इतना आगे बढ़ गया, जबकि गल्फ कंट्री के पास पेट्रोल और डीजल है, लेकिन पावरफुल कौन है? यूएसए। क्यों? उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में बाकी और भी चीजें हैं, ह्यूमन कैपिटल, है ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं उसके पास, टेक्नोलॉजी तो काफी आगे है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मैंने बताया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अब इकोनॉमिक में और वाइड चीजें आ जाती हैं, लोगों को जॉब दिलानी है, जॉब होना चाहिए, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, लोगों की जॉब रहेगी तो घर में पैसा आएगा, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार होगा, वो पैसा इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को हमें डेवलप करना है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है ना, ये एक जिम्मेदारी है कि नहीं स्टेट या गवर्नमेंट की, ये जिम्मेदारी है कि हमारे पास एग्रीकल्चर है, उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है पुरानी यूज हो रही कि नहीं यूज हो रही, जो भी यील्ड टेक्निक है यील्ड कराने की, या केमिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो उस जमीन के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन से ट्रैक्टर यूज़ करके, आजकल तो खैर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है एग्रीकल्चर में, पहले तो हाथ से ही पूरा फील्ड को ये किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था हल से, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गए, तो ऐसे और डेवलपमेंट करना है। ये एक देखो, ये पढ़ रहे हैं जो हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल है, क्या रोल प्ले करना चाहिए उन्हें। चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, उसके अंदर उसका जो काम है, उसका जो फ्रेमवर्क है, क्या बदलाव चाहिए। अब तो काफ़ी बदलाव आ चुका है लॉ एंड ऑर्डर में, एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ गई इंडिया की, अगर इंडिया की बात करें। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, फिर एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बढ़ना चाहिए, फॉरेन ट्रेड बढ़ना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर का पैसा हमारे पास आएगा। तो ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ होना चाहिए, एक्सपोर्ट में सब्सिडीज़ होना चाहिए, लोगों का अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों कि यार एक्सपोर्ट करेंगे, हमें सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, चलो हम लोग एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर सामान बेचो, बाहर कंट्री हमारी कंट्री बना बना के बेचो, जिससे बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आए, अंदर ही अंदर बेच के क्या होगा, पैसा इससे इससे जाएगा, इससे इससे जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें सामान बेचा तो मेरा तुम्हारा पैसा मेरे पास आ गया, वो पैसा कंट्री में घूम रहा है, कंट्री के ओवरऑल पर कैपिटा इनकम वही की वही है,
लेकिन जब तुम बाहर बना के बेचोगे, बाहर का पैसा आएगा। तो बाहर का पैसा आ रहा है ना, जैसे एक बाल्टी तुमने भरी, एक आधी बाल्टी है, समझो आधी बाल्टी, उसमें तुमने खाली जग लिया, उसी आधी बाल्टी से तुमने पानी उठाया वापस डाल दिया, पानी उठाया वापस डाल दिया, तो जग से वापस भरे दे रहे हो पानी, वही बाल्टी को निकाल के उसी बाल्टी, तो क्या वो बाल्टी भरेगी क्या? जितनी उतनी रहेगी। तो ये हो गया, अंदर ही अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं। एक हद तक के बढ़ता है, क्योंकि डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं मेनली पैसा वहां से आता है। रिडक्शन इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम, ये भी बहुत जरूरी है। अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है, गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोगों को सैलरी उनके मेहनत के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से नहीं मिल रही है, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिल रही है। छोटे बिजनेस वालों के लिए जगह ही नहीं है ज़्यादा, बड़ी मोनोपोली हो गई है, बड़ी उन्होंने मशीनें लगाई, जो चीज़ पहले लेबर इंटेंसिव से या ट्रेडिशनल टेक्निक से, पेन है, ट्रेडिशनल टेक्निक से पेन की कॉस्टिंग पहले, क्या छोटी मशीन से पेन की कॉस्टिंग पहले 8 रुपये आ रही थी, लोगों ने बड़ी मशीन लगी, इसका पैसा बहुत ज़्यादा है, कैपिटल एक्सटेंसिव बेस जो है, पैसा ज़्यादा, बड़ी मशीन लगा ली, वो हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लगा ली, और पेन की कीमत 3 रुपये पड़ने लगी, 4 रुपये पड़ने लगी कॉस्टिंग, वो बेचने लगा कम मार्जिन में। अब हमें, हमारे में मशीन छोटी थी, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हम पेन की कॉस्टिंग उतनी कम ला ही नहीं पा रहे, बेच ही नहीं पा रहे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वही जो बिजनेसमैन छोटे छोटे होते हैं, बड़े बिजनेसमैन के अंडर में जॉब वर्क लो या फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम करो। तो कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए इनकम में, सबको इनकम का ऐसा बंटवारा होना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉयटेशन फील ना होना चाहिए, सभी लोग आगे बढ़ना चाहिए। पता चले कि इतना इंसान प्रॉफिट रख रहा है, इतना अमीर बनता है यार, अमीर ही बनता है, गरीब इंसान गरीबी है। फिर वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इसमें छूट, इसमें सब्सिडीज, या किसी चीज़ का कैंप, हेल्थ का कैंप लगा दिया फ्री, है ना, तो वेलफेयर पॉलिसीज होना चाहिए, गरीबों को मदद मिलनी चाहिए। पॉपुलेशन पॉलिसीज यार बहुत ज़रूरी है, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक इश्यू है, एक चैलेंज है, खासकर इंडियन गवर्नमेंट के सामने, अपने कंट्री के सामने, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। पॉपुलेशन है ज़्यादा तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, उनको हम स्किलफुल कैसे बनाएं, उनको एजुकेट कैसे करें, बाहर जाके चलो जॉब कर लें अच्छे लेवल पे, बाहर का पैसा कंट्री में आएगा, बाहर जाके जॉब करेंगे। तो पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, फिर पॉपुलेशन जो भी है उसको स्किलफुल बनाना है, एम्प्लॉयड बनाना है, एम्प्लॉयमेंट देना है उन्हें, ठीक है। तो ये रोल ओवरऑल, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अच्छी अच्छी सीखी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें सीखी, सभी चीज़ आ गई लगभग। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, कैपिटल फॉर्मेशन का भी अरेंजमेंट करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी करना है, इंस्टीट्यूशनल कॉलेजेस, जुडिशरी, जो भी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं उनको अच्छा फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे करने हैं, क्या स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, या जो भी हो। एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बहुत आगे बढ़ाना है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को लाना है कि ये चीज़ें आगे बढ़ जाएं। कुल मिलाकर बात ये थी कि इन सब, ये सब चीज़ें, ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब जो चैलेंजेस हैं, ऐसे पॉलिसीज लाएं, ऐसा बजट लाएं, ऐसे पॉलिसीज लाएं, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएं, ऐसे लॉस लेकर आएं कि ये आगे ये सेक्टर्स या ये जो चैलेंजेस हैं इससे हम लोग बाहर निकल सकें और वर्ल्ड में, इंटरनेशनल पे लेवल पर हम आगे जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग to active objectives of economic policy such as economic growth. Fiscal policy is the means by which the government adjusts its taxes to monitor and influence the level of economic activity in economy. तो फिजिकल मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी, कि हमारे कंट्री फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे होना चाहिए, टैक्सेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, किनसे टैक्स लेना है, किसको छूट देनी है, पब्लिक पर कितना एक्सपेंडिचर करें, कितने हम हॉस्पिटल बना दें, गवर्नमेंट कॉलेज बना दें, रोड बना दें, हाईवे बना दें, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से हम कितना पैसा लें, गवर्नमेंट चलती रहे, गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट पूरे हो, बजट पूरा हो। तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये काफ़ी मतलब, फिर इसमें और काफ़ी एडवांस लेवल पे पढ़ाई, आप एमबीए में जाओगे
या बीबीए या फिर एमबीए में जाओगे तो काफ़ी एडवांस लेवल इस पे पढ़ोगे। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बहुत ही एक टेक्निकल चैप्टर है अलग से। फिस्कल पॉलिसी इज़ द मीन्स बाय व्हिच द गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स टैक्सेस टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो टू मेन वेरिएंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है इसमें बेसिकली फाइनेंशियल पॉलिसीज को कैसे हमें स्पेंड करना है, बढ़ाना कैसे फाइनेंशियल टर्म, और कॉन्ट्रैक्शनरी छोटा कैसे करना है फाइनेंशियल अपने लेन देन, ठीक है। तो ये दो मेन से पॉलिसीज बनाई जाती है, ये दो अप्रोच रख के पॉलिसीज को डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट इज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स फिस्कल पॉलिसीज में आता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज का ही पार्ट है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, a tax whose tax burden is borne by the same person whom it is levied, and it is levied on property, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो कि जिसको हमें डायरेक्ट देना गवर्नमेंट, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं तो सेल डीड बनती है, उसकी रजिस्ट्रेशन का टैक्स, जैसे बहुत सारे गाड़ी खरीदी, गाड़ी में हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। टोल देखो, टोल होता है ना, टोल टैक्स, हाईवे में जाते हैं टोल देना पड़ता है, वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। तो ऐसे टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे लेती है। बहुत सारे फाइन होते हैं, चार्जेस हमारे ऊपर होते हैं, फाइन मार दिया ट्रैफिक पुलिस ने, अब वो टैक्स तो नहीं होगा लेकिन हाँ ठीक है, वो पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब हम लोग किसी और को दे रहे हैं, उसके थ्रू टैक्स हमारा गवर्नमेंट में जा रहा है। जैसे हमने सामान को खरीदने गए, सामान पे हमें जीएसटी देना पड़ा, तो जीएसटी हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं वो दुकानदार को, शॉपकीपर को दे देते हैं, शॉपकीपर डायरेक्ट गवर्नमेंट को या उसके पीछे होलसेलर उसको दे देगा, और जो मार्जिन का टैक्स रहेगा वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे देगा। The tax which is borne by one individual but the burden of which is passed over to some other person who ultimately bears it, it is levied on expenditure, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी पे जो हो वो अक्सर डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, गाड़ी खरीदी, ज़मीन खरीदी, मकान खरीदा, और ये सामान खरीद रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर से हमारे जीएसटी जा रही है, इनडायरेक्ट जाती है, हम लोग डायरेक्ट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है टैक्स सिस्टम। गवर्नमेंट जो भी चल रही है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट कैसे चल रही है, गवर्नमेंट पावर प्लांट बनाती है, रोड हमारे लिए बनाती है, पानी पहुंचाती है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कहाँ जाएगी, है ना। तो टैक्सेस से चीज़ें कवर होती हैं काफ़ी। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में मेरिट एक तो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, डायरेक्ट हमने पे कर दिया। सर्टेनिटी है, फिक्स है, देना ही देना है। इक्विटी है, इलास्टिसिटी है, चेंजेस होता रहता है, पर्सन टू पर्सन पे, पर्सन की इनकम कैसी है, पर्सन की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा टैक्स, छोटी छोटा टैक्स। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़ को कम करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गरीब लोगों पर के लिए सब्सिडीज दे देते हैं, टैक्स में छूट दे देते हैं। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस होती है कि यार टैक्स पे करना है हमें, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पलट के हमें ही देती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट या फिर चीज़ें, सर्विसेज हमें अवेल करा कर। तो ये मेरिट्स हैं। इन डायरेक्ट, इन मेरिट, अनमेरिट, डीमेरिट क्या हो सकते हैं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, आधे ज़्यादा लोग तो देते ही नहीं है अक्सर, है ना, काफ़ी लोग हैं बचा ले जाते हैं। टैक्स इवेजन, टैक्स का थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है, इनकन्वीनियंट होता है, लोग डायरेक्ट जाके ऑफिस में नहीं पे कर पाते, इंटरनेट के थ्रू नहीं पे कर पाते हैं, थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है ना। एडवर्स इफेक्ट ऑन द विल टू वर्क एंड सेव, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है काम पर कि पैसे बच नहीं रहे, टैक्स में जा रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट से पढ़ लेना। डीमेरिट तो बहुत कम आते हैं, मेरिट्स ही आएंगे। फिर मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा मेरिट है, सबसे अच्छा कन्वीनियंट, हमें नहीं जाना पड़ रहा है इनकम टैक्स ऑफिस, हमें नहीं जाना पड़ रहा है बैंक में पैसा देने के लिए, टैक्स देने के लिए, है ना। इलास्टिक है ये भी, लेस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी कम होती है। वाइडर कवरेज है ना, वाइडर कवरेज, कहीं सामान खरीदो उसके थ्रू टैक्स चला जाएगा, कहीं भी जाओ सामान खरीदो वो जीएसटी जोड़ देगा, वो अपना पहुँचाएगा। इक्विटी है, बेटर एलोकेशन ऑफ
अच्छी तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं, टैक्स को वसूल सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो डीमेरिट तो आता नहीं है, कभी कभार महंगाई बढ़ जाती है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इधर से उधर गया टैक्स, उसको दिया उसने फिर उसको दिया, ऐसे हो जाता है। अनसर्टेनिटी होता है, बीच में कोई पे ना करे हमारा टैक्स, चोरी कर ले जाए, हमने दे दिया दुकानदार को, ठीक है। तो ये इन डीमेरिट्स हैं। मेरे डीमेरिट डिमेरिट थोड़े कम ही आते हैं। ये मेन आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, डिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग अगले पार्ट में